हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज पे बात होनी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे बात होनी है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के इन तमाम मुद्दों पर कितना बदलाव हुआ है उसमें सुबह से बात हो रही है, लेकिन अब जो मेरा एक सेक्शन है, जो मेरा एक विषय है, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त बनेंगे। सबसे पहले अरुण गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी से, मैं उनको बुलाना चाहूंगा मंच पर, हमारे साथ मंच साझा करें। और उसके बाद जगदीप सिंह जी हैं कांग्रेस से, मैं उनको भी बुलाना चाहूंगा मंच पर, हमारे साथ मंच को साझा करें। और साथ ही साथ ललित महाजन जी हैं, उन्हें भी बुलाना चाहूंगा, बीबीआई से प्रेसिडेंट हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे विस्तार से कि आखिर धारा 370 हटने के बाद यहां पर औद्योगिक क्षेत्र में ट्रेड या फिर जो डेवलपमेंट है या जो विकास है वो कितना हुआ है और युवाओं को इसका कितना फायदा जम्मू कश्मीर के अंदर मिला है। शुरुआत करेंगे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज ये समय देने के लिए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। समय थोड़ा कम है इसलिए चाहूंगा कि कट टू कट जवाब रहे और खास तौर पर जगदीप जी आपसे भी अनुरोध है कि कट टू कट जवाब रहे ताकि हम आगे बढ़ें और जो अगले बाकी जो संस्करण हैं उन पर भी बातचीत करें। तो पहले शुरुआत में ललित जी आपसे करना चाहूंगा। ललित जी, धारा 370 हट गई है, उस पर सुबह से हमने बातचीत की, अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हुई। धारा 370 एक कितनी बड़ी बाधा थी जो बीजेपी कह रही है या वर्तमान सरकार कह रही है, एक बहुत बड़ी बाधा थी। धारा 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में विकास नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब धारा 370 हटी तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या बाकी जो बेसिक डेवलपमेंट है उसमें क्या चेंज आप देख रहे हैं? 5 साल हो गए। ऐसा जी, धारा 370 जब जिस दिन इसको रिमूव किया गया जी, हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उन्होंने सबसे पहले इसको वेलकम किया, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ये एक बहुत बड़ा बॉटलनेक था। क्योंकि जो भी बाहर का हमारा इन्वेस्टर था वो कभी भी जब भी यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए सोचता तो सबसे पहले उसके 2-3 चीजें उसके जहन में आती थी कि क्या मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ है, क्या मेरे को यहाँ जो लैंड मिलेगी मेरे को उसके ओनरशिप राइट मिलेंगे, या जो मेरे यहाँ पे एम्प्लॉइज आएंगे उनको रहने के लिए मकान मिलेंगे। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जब ये धारा को रिमूव किया गया तो सबसे पहले हमने इसको वेलकम किया। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक जो अभी 2021 में जो इंडस्ट्रियल पैकेज अनाउंस किया गया, उसमें ऐसा पैकेज हुआ है पूरी कंट्री में कभी किसी को नहीं दिया गया जो हमारी स्टेट को दिया गया। ललित जी, वाकई में हमने महसूस किया है 2019 से पहले की जिंदगी को और उसके बाद की जिंदगी को। धारा 370 की जंजीरों में भी हम रहे और उससे छुटकारा मिलने के बाद भी हम यहाँ के जीवन को, यहाँ के माहौल को, यहाँ की हवाओं फिजाओं को महसूस कर रहे हैं। लेकिन धरातल पर, जमीनी स्तर पर अभी क्या बदलाव हुआ है इस सेक्टर में, थोड़ा सा वो समझाइए। जमीनी स्तर पे ऐसा जी 28,400 करोड़ का पैकेज दिया गया, माननीय मोदी जी ने जो दिया हमारी स्टेट के लिए। आज उसके अगेंस्ट हमारे पास कोई अराउंड कोई 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आ चुके हैं। ठीक है, ओके। 370 से पहले जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट थी वो कोई नॉट मोर देन कोई 8-10 हजार करोड़ थी। ठीक है। पर इसके बाद इमीडिएटली फ्रॉम इवन विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री से भी ये जो प्रपोजल आए हैं, अब उसके लिए ऑलरेडी वर्किंग हो रही है। पर थोड़ा सा कंस्ट्रेंट इसमें आया कि हमारी ये रिक्वेस्ट है कि उस पैकेज को बढ़ाया जाए। ठीक है, क्योंकि पैकेज 28,400 करोड़ का था, प्रपोजल 1 लाख करोड़ से ऊपर के आगे। ठीक है, ओके ओके। ये आम भाषा में लोगों को समझने के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है, चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल अरुण जी के पास जाना चाहूंगा। अरुण जी, कितना बदलाव देख रहे हैं आप? सुबह से हम बातचीत कर रहे हैं, 2019 बीत चुका है, वो 5 अगस्त जो तारीख थी वो भी बीत चुकी है, धारा 370 हट चुकी है फाइनली। अब तब से लेकर अब तक 5 साल का समय बीत चुका है, लगभग 5 साल के आसपास का समय बीत चुका है। कितना बदलाव हुआ जो सरकार आपकी कह रही है कि हमने बदला है जम्मू कश्मीर को, हर क्षेत्र में बदलाव हुआ है। औद्योगिक इकाइयों की बात करें, कितनी यहां पर स्थापित हुई हैं, खासतौर पर धारा 370 हटने के बाद? धन्यवाद शीतल जी। आज का विषय जो है वो बहुत ऐसा विषय है जिसके बारे में हमारे यहाँ पे जो इस यूटी के निवासी हैं उनके सामने सब कुछ रोज़ होता है, उनको मालूम है, वो रोज़ देखते हैं, रोज़ समझते हैं और रोज़ समझने के बाद अपना ही एक
एक विश्लेषण करते हैं, अपना ही एक उनका एक एनालिसिस है, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि भाजपा सरकार में जब सरकार काम करती है, भाजपा की बात कर रहा हूँ, तो हमारा मानना बहुत साफ है कि सरकार जो होती है, सरकार होती है जनता के लिए। जनता आपको चुन के भेजती है और आपको जो जनता के जो साथ जो वादे किए जाते हैं या जनता के साथ जो बात की जाती है या जनता की जो आज पे एस्पिरेशंस हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं, उनका मीट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है अरुण जी, जब 2014 के चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर के अंदर, आपने कहा था कि हम प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देंगे। हालांकि चेंज हुआ है, बदलाव दिखा है, लेकिन जमीनी स्तर पर युवाओं को इसका कितना फायदा डायरेक्टली मिला है, कितने युवाओं को इससे रोजगार मिला है अभी तक? देखिए, जब आप एक युवा की बात करते हैं और एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, आपको उसके जो सारे सब्जेक्ट पे समझना होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। हम कहाँ पे थे 2014 में? 2014 में हम फ्रजाइल 5 इकोनॉमी में थे। फ्रजाइल 5 इकोनॉमी हम सबसे नीचे से 5 में थे, आज हम टॉप 5 पे हैं। तो जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो इकोनॉमी के ग्रोथ के साथ बाकी सारा जो स्ट्रक्चर होता है या बाकी जो पूरा सिस्टम है वो ग्रो करता है। अगर आपको टॉप 5 पे आना है, और जैसे हमारी सरकार की जो है एक जो आगे वो काम कर रहे हैं, टॉप 3 पे हमको आना है, तो हमने बहुत से क्षेत्रों में वो सारा काम किया है जो हमको यहाँ तक लेके आता है। ठीक है, ओके। और जब तक हम यहाँ पे वो अचीव नहीं करते, हम वो सब चीजें अचीव नहीं कर पाएंगे जिसकी आप बात कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं युवा की, आप बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की, आप बात कर रहे हैं इंडस्ट्री की, आप बात कर रहे हैं ट्रेड की, आप बात कर रहे हैं उस हर क्षेत्र की जिस क्षेत्र में एक डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसकी सारी बातों का जो मैं कहना चाह रहा हूं ये है कि अगर फ्रजाइल 5 से हम टॉप 5 में आए हैं, वो डेवलपमेंट के साथ ही आ सकता है, उसके बिना आप नहीं आ सकते, क्योंकि इसके पीछे जो बेसिक मुद्दा रहता है वो रहता है जीडीपी का। अगर आपकी जीडीपी ग्रो नहीं करती तो आप ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। तो हम जीडीपी में आज ग्रो हुए हैं, बहुत ज्यादा ग्रो हुए हैं। जवाब ले लेता हूं, हमारे साथ जगदीप जी भी बने हुए हैं। जगदीप जी, सहमत हैं आप दोनों से? देखिए शीतल जी, हर व्यक्ति विशेष का अपना दृष्टिकोण होता है और उसके पीछे की परिस्थितियां भी मैटर करती हैं। लेकिन चूंकि ये एक नितांत गंभीर विषय है तो इसमें मैं 2-3 बातें बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। भूमिका में आपने कहा कि आर्टिकल 370 की टूटन के बाद जो परिस्थितियां बनी वो क्या है, तो मैं आपको बता दूं जो आंकड़ा मेरे पास है। देखिए, जनवरी 2021 में औद्योगिक नीति की घोषणा होती है। केंद्र शासित प्रदेश को 42 औद्योगिक क्षेत्रों में 84,544 करोड़ के प्रस्ताव मिलते हैं, लेकिन अब तक केवल 414 इकाइयां पंजीकृत हुई हैं, जिसमें 25 का निवेश है। हॉस्पिटैलिटी में भी यही स्थिति है, 87 करोड़ का निवेश है। लेकिन मैं थोड़ा मुद्दे से हटके एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, श्रम न्याय कांग्रेस की प्राथमिकताओं में है। आज स्थिति यह है कि एक औद्योगिक घराना या एक पूंजीपति वो जब कभी किसी प्रदेश में जाता है, निश्चित तौर पर उसकी अपेक्षाएं होती हैं, भूमि चाहिए, बिजली पानी की व्यवस्था चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आज एक जो श्रमिक है, कामगार है, उसकी स्थिति क्या है? 12 घंटे काम करने के बाद उसको हासिल क्या है, और क्या वास्तव में ईएसआई से लेके पीएफ तक या टीडीएस जैसी सुविधाएं, क्योंकि यहां पर ठेकेदारी व्यवस्था जो है वो निरंतर बनी हुई है। नहीं, ठीक है। धारा 370 को एक दीवार आप मानते थे इन चीजों में? एक बड़ी दीवार थी। आपका स्टैंड धारा 370 पे क्लियर नहीं है। चुनाव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप इस पर बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक नागरिक होने के नाते, जम्मू कश्मीर के नागरिक होने के नाते, मैं जरा आपसे यह जानना चाहूंगा कि क्या धारा 370 ही एक बड़ी बाधा थी इन चीजों में? वो रुकावट थी और अब ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। देखिए, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन रहा। अगर मैं समय पे रहता तो जिस तरीके की गलत बयानी आर्टिकल 370 को लेकर और खास तौर से कांग्रेस कटघरे में खड़ा रखकर करने की कोशिश की गई है, परिस्थितियां कुछ और रहती। बट एनी हाउ, अब मैं एक चीज आपको साफ कर दूं जो आपने सवाल पूछा है। देखिए, आर्टिकल 370 की टूटन के बाद जम्मू खित्ते में विशेष तौर से क्या परिस्थितियां रही वो जनमानस जानता है, लेकिन बार बार उसको अपने सियासी मफाद के लिए भुनाने का जो हर चंद प्रयास है वो आप जानते हैं किया गया है। मेरा जो इस विषय पे बात करने का था, मैं दोबारा एक में यहाँ मेंशन और करना चाहूँगा
पिछले हफ्ते सांबा में एक औद्योगिक इकाई के बाहर सैकड़ों लोग बैठे थे जो कर्मचारी थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी के कई बरस उस फैक्ट्री को दिए। तो जब मैं उनके विरोध प्रदर्शन में पहुंचा तो मैंने एक कोर्ट का ऑर्डर देखा जिसमें यह कह दिया गया था कि आप यहां पर विरोध भी नहीं कर सकते। महीने में 150 रुपया जो है वो उनका मासिक भत्ता बढ़ता है, जो भी बढ़ाया नहीं गया। ऐसी इतनी दिक्कतें हैं जिन पर अगर हम बात करें, मैं एक चीज बोल के बात पूरी करूंगा, श्रम न्याय सबसे बड़ी जरूरत है। आज हम अगर बेरोजगारी से लड़ना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर्स में लेबर को लाना पड़ेगा। आप औद्योगिक नीति की बात कर रहे थे जी, आपको नहीं लगता उस नई औद्योगिक नीति के हिसाब से अभी पिछली बार काम हो रहा है? 3 सालों में 414 करोड़ का निवेश, अभी बता के तो हटाओ, ये आपके सामने है। आई एम सॉरी, 414 का नहीं, 84,544 करोड़ के प्रस्ताव प्राप्त हुए, 2518 करोड़ का निवेश है। तो आप पहले का आंकड़ा, और ये सरकारी आंकड़ा है, 2019 से पहले का आंकड़ा दीजिए, 14 आप तुलनात्मक ढंग से देख लीजिए। हमारे जो सरकार में थे उस समय यहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कितनी हुई है, औद्योगिक इकाइयां कितनी आई हैं, कितना यहां पर निवेश हुआ है, शीतल तो जी, बताइए। आर्टिकल 370 की टूटन के बाद दावों में यह कहा गया कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कहा गया कि बहुत बड़ी औद्योगिक इकाई आएगी, बड़े आला दर्जे के जो है निवेश जो होंगे, जो देश के बड़े बड़े पूंजीपति करेंगे। पर वास्तु स्थिति क्या है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मैंने आंकड़ों के साथ बता दिया आपको। जवाब लेता हूं, अरुण जी जवाब दीजिएगा। देखिए, मुझे मालूम नहीं ये आंकड़े कहाँ से लेकर आए हैं साहब, लेकिन एक बात बड़ी साफ है, ये जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जिस पॉलिसी में 28,000 करोड़ का जो है पैकेज है, और हमारे पास जो यहाँ प्रपोजल आए हैं वो लाखों 1 लाख करोड़ के करीब है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है ये नहीं प्रॉपर हो रही और अगर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है तो ये पैकेज यहाँ नहीं आने चाहिए, ना इंडस्ट्री आनी चाहिए यहाँ। अगर आप एक पर्टिकुलर इंसिडेंट या स्मॉल इंसिडेंट लेके आप उसके ऊपर एक चर्चा का विषय बना लें उसको कि इसकी, और आप ये सारा का सारा जो पॉइंट है ये कह के कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो रही, उसको नेगेट करना, मुझे लगता है दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे टू एक्सप्लेन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एक्सप्लेन करने के लिए आपको द स्टैटिस्टिक्स यू हैव टू गो वेरी क्लियरली, एंड द स्टडीज आर एब्सोल्युटली क्लियर। द इंडस्ट्री हैज कम अप इन अ बिग वे, industry has come in a big way. Let me complete please for a minute. Since he has raised few very important questions, it's very important to answer them. So you have to understand that Jammu and Kashmir, for getting the industrial things in order, it has taken this government to take a lot of time because it was totally finished, you know, in the regime of the previous governments. ये काम बिल्कुल नहीं कर रही थी। आज जो पुरानी इंडस्ट्री है, मेरे साथ ललित जी बैठे हैं, ही विल ऑल्सो एग्री विद मी, पुरानी इंडस्ट्री जो है वो सारी की सारी बहुत बुरी कंडीशन में थी। नई इंडस्ट्रियल पैकेज आने से कम ये हुआ है कि नई लोग भी आ रहे हैं। और एक बात का आप ध्यान रखें, जब बड़ी मदर इंडस्ट्री आती हैं उसके साथ जो बाकी सिस्टम डेवलप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। आपकी एंसिलरी सिस्टम डेवलप होते हैं, आपके ट्रेडर्स डेवलप होते हैं, आपकी वो चीजें डेवलप होती हैं जो कभी यहाँ डेवलप नहीं हुई। ओके, ठीक है। मैं ललित जी आपसे जानना चाहूंगा, न्यू जो पॉलिसी है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई औद्योगिक नीति, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? और इस नीति के तहत अभी जब से ये नीति लागू की गई है कुछ वर्षों के लिए, अभी कैसे काम हो रहा है? और क्योंकि इसका औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना सीधा सीधा मकसद है कि युवाओं को रोजगार प्राप्त कराना या आसपास का विकास करना, ये तमाम चीजें हैं। आप इस न्यू जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इसको कैसे देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं? ऐसा जी, जो नई पॉलिसी है इसमें तो जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं वो इंसेंटिव, मैंने पहले भी बोला कि वो उसके मुकाबले के इंसेंटिव पूरी कंट्री में कहीं नहीं दिए गए, पर उसमें एक ही बॉटलनेक आ रहा है कि जिसमें क्या कि हमारी लैंड की शॉर्टेज है, डेवलप लैंड नहीं। जो इन्होंने बात की है, इनकी जो फिगर है, मैं कंट्राडिक्ट उसमें मैं नहीं कहूँगा, इन्होंने एग्जैक्ट फिगर नहीं दी। पार्लियामेंट में कहा जाता है कि 2023 तक अराउंड 7,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो मटेरियलाइज हो चुकी थी, जो यूनिट प्रोडक्शन चालू कर चुकी थी, बाकी पाइपलाइन में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उसके लिए रिक्विजिट पैसा दिया गया है। और आने वाले आई थिंक 1 या 2 साल में मैं कहा ये जो 28,000 करोड़ का पैकेज के अगेंस्ट ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन हो गई है वो 39,000 करोड़ की हो गई है। अब रोजगार कितना स्थापित होगा, रोजगार कितना मिलेगा? अराउंड जितनी यूनिट प्रोडक्शन में आ गई हैं। और देखिए, इस पॉलिसी में एक लैंड अलॉटमेंट के लिए एक गवर्नमेंट ने रोजगार के लिए एक बड़ा अच्छी चीज रखी है। उसमें क्या रखी है इन्होंने कि इन्होंने उसमें ना कि एम्प्लॉयमेंट बेस
एक तो इन्होंने कर दिया कि आपको मिनिमम 85% जो है जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की इम्प्लायमेंट है वो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है। उसके अगर वो नहीं देंगे तो उसके लिए वो उनको इंसेंटिव नहीं मिलेंगे। जितनी प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट है उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। देखिए मैं आपको थोड़ा, अगर मैं प्रायर टू दिस पॉलिसी हमारे पास 3-4 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है। ओके ओके। हाँ, अभी ठीक है। प्रायर टू। हाँ जी ठीक है। जगदीप जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, बात धारा 370 की हो रही है और 370 हटने के बाद कितना बदलाव हुआ है उसको लेकर बातचीत हो रही है। अब बात जरा बेसिक डेवलपमेंट की करेंगे। शिक्षा में कितना सुधार हुआ, सड़कों में कितना सुधार हुआ, सड़कें कितनी बनी, रेल में बने, पुल कितने बने, ये तमाम चीजें क्या लगता है क्या वाकई में बदला है? क्योंकि बड़ी चीजें हमने देखी हैं, जमीन पर हुई हैं, हो रहा है, अभी भी प्रगति पर है, विकास प्रगति पर है। Sheetal ji, it could be that most of the time it was being alleged that being a representative of Congress, we usually say and accuse BJP of pursuing a vendetta against us. But it doesn't mean कि we'll go for the criticism all the time. पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, जो इन्होंने पूछा, it is Center for Monitoring Indian Economy, जो मैंने आंकड़े दिए, तो कम से कम उस पर सवाल होना नहीं चाहिए। दूसरा देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा, जब आप विकास की बात करते हैं, मसलन आप इंडियन रेलवे की बात करेंगे तो फिर मेरा दावा ये रहेगा कि भाई साहब शुरुआत तो हमारे जमाने में हुई। आप 4 लेन की बात करेंगे तब भी यही रहेगा। देखिए, ये एक सतत प्रक्रिया है विकास की, जो चलेगी, सरकार किसी की हो। जब अरबों रुपए का टैक्स आता है, सरकार को जाता है, तो वो किस लिए जा रहा है? अब नितिन गडकरी साहब बैठे हैं, बड़ा सम्मान रहता है, चाहे हम विपक्ष के लोग हैं, लेकिन उनके काम के तरीके को एवरीबॉडी अप्रिशिएटेड। तो पॉइंट ये नहीं है कि विकास किस स्तर पे हुआ, पॉइंट ये है कि इनका विजन क्या है। मसलन आप सड़कों की बात करते हैं, तो यही जम्मू के लोग हैं जिन्होंने कई सालों तक, मैं तो जजिया शब्द इस्तेमाल करता हूं, जो टोल प्लाजास के नाम पर इन्होंने वसूला, बावजूद इसके कि नितिन गडकरी साहब कहकर हटे थे कि 60 किलोमीटर से कम की दूरी पे टोल नहीं होना चाहिए। आलम तो ये था कि इस प्रदेश के या इस खित्ते के सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल तक जाने के लिए और जिंदा रहने के लिए, अगर आप सीकेडी के पेशेंट हैं, आपको डायलिसिस के लिए जाना है महीने में 10 या 12 मरतबा, आपको कीमोग्राफी के लिए जाना है, कीमोथेरेपी के लिए, तो आपको 2 या 3 मरतबा टोल देना पड़ेगा के लिए। ये तो परिस्थितियां बनाई हुई हैं, जबकि 1 टोल से उस हॉस्पिटल का एरियल डिस्टेंस 20 किलोमीटर का नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं। मैं नटशल में एक चीज मेरा समय थोड़ा कम है, मैंने पहले भी अनुरोध किया था कि कट टू कट जवाब अगर होगा तो लोग भी समझ पाएंगे, आपकी बातें भी समझ आएंगी। मैंने तो रख दिया से जवाब, मैं और समय देता हूँ जगदीप जी, बिल्कुल समय देता हूँ, दोबारा से समय देता हूँ। अरुण जी, जवाब दीजिएगा किस तरह से ये कह रहे हैं कि सवाल विकास का नहीं है, ये हो रहा है, ये होता है, हर सरकार में होता है। लेकिन आपकी जब सरकार 2014 में बनी पीडीपी के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो आपने सरकार बनाई, हालांकि कम ही समय यहां पर सरकार रही, उसके बाद आपकी सरकार को तोड़ना पड़ा, आपको सरकार से अलग होना पड़ा। लेकिन 2019 में केंद्र सरकार के नेतृत्व में जो धारा 370 पर काम हुआ, इसको हटाना, कि कोई अंग को हटाना, क्या हम इसको मात्र ये बेसिक जो जगदीप जी कह रहे हैं कि ये होता है, हर सरकार में होता है, क्या हमें उसी दृष्टि से इस वक्त भी देखना चाहिए कि ठीक है, हो रहा है, होने दो, ये हर सरकार का कर्तव्य बनता है? बिल्कुल सही कहा इन्होंने, हर सरकार का कर्तव्य होता है, शायद इनका नहीं था। और जब इनका नहीं था इन्होंने कुछ नहीं किया, और जब हमारी बारी आई तो इनको हर टोल टैक्स तक जो लगता है उसके ऊपर इनको चिंता होना शुरू होगी। चलिए, चिंता है तो अच्छी बात है, उसके ऊपर हमें जो है चिंता इनसे ज़्यादा है। लेकिन मैं जो कहना चाहूँगा कि पिछले 10 साल में 2014 से लेकर 2024 तक 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का जो है वो पीएम पैकेज में पैसा आया है। उसके ऊपर आपने हाईवेज की बात की है, उसके ऊपर आपने सर्कल रोड्स की बात की है, उस पर आपने एक्सप्रेस रोड्स की बात की है, दिल्ली कटरा जो रोड है जिसके ऊपर बन रहा है 40,000 करोड़ की बात कर रहे हैं हम। पीएम ग्रामीण सड़क जो है उसमें हम 10,000 की बात कर रहे हैं, 6,304 करोड़ के हमने खर्चा है। मैं ऐसे तो आंकड़े बहुत हैं हमारे पास, लेकिन मैं जो कहना चाहूँगा कि अगर इनको लगता है कि हर सरकार का एक काम है तो 60 साल इनके पास ही सरकार थी, क्यों नहीं किया इन्होंने? अब क्योंकि अब हमारे पास 10 साल में हम आए हैं और 10 साल में हमने वो काम कर दिया है जो कोई भी सरकार जो है वो पिछले 60 साल में उसका 100% भी नहीं कर पाई। अगर हमने जिस तरह से आप इन 5 सालों को प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं आम लोगों के सामने, किस तरह से इन 5 सालों को हम अलग माने, हटकर माने, हम जो हमें दूर से देखें कि हाँ ठीक है, ये 5 साल जो है बहुत बेहतर हैं, हालांकि जमीन पे हो भी रहा है। अब देखिए, आपको मालूम होगा जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में
332 प्रोजेक्ट जेएनके में आए हैं। ये मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ, 370 हटने के बाद। तो इन्वेस्टमेंट उसमें जो है 4,80,300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल्स हैं। ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो इट्स अनइमेजिनेबल काइंड ऑफ मनी विच इज कमिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट्स। और इसमें 332 प्रोजेक्ट्स हैं और 2200 करोड़ जो है वो आया है हमारे पास 297 प्रोजेक्ट्स के लिए, विच इज ओवर एंड अबव दिस प्रोजेक्ट्स जो जेएनके की रीजनल बेसिस पे आया है, चाहे वो हो या कहीं और एरियाज के लिए हो। ठीक। अब देखिए, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप नहीं करते हैं और आप ये कहते हैं कि सरकार का काम है, जो हम मानते हैं सरकार का काम है, इसमें कोई डिनाइंग फैक्ट नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है क्या सरकार वो सब काम कर रही है जो उसको करना चाहिए? क्या सरकार वो सब काम कर रही है जिसके लिए उसको चुना गया है? क्या सरकार वो सब काम कर रही है जिसके ऊपर वो आंसरेबल हैं? हम भाजपा में आंसरेबल हैं क्योंकि हम जो भाजपा पार्टी है वो किसी के घर की पार्टी नहीं है। भाजपा में जो पार्टी है वो लोगों की पार्टी है, भारतीयों की पार्टी है, और हम भारतीयों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बात करेंगे वो भारत के लिए बात करेंगे। ठीक है। हम कोई एक फैमिली बिजनेस नहीं चलाते हैं, फैमिली पार्टीज नहीं चलाते हैं हम। हमारा क्या मानना बहुत साफ है कि अगर 1 रुपया भी इस के पेशेंट हैं, आपको डायलिसिस के लिए जाना है महीने में 10 या 12 मरतबा, आपको कीमोग्राफी के लिए जाना है, कीमोथेरेपी के लिए, तो आपको 2 या 3 मरतबा टोल देना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। ये तो परिस्थितियां बनाई हुई हैं, जबकि 1 टोल से उस हॉस्पिटल का एरियल डिस्टेंस 20 किलोमीटर का नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं। मैं नक्शल में एक चीज समय थोड़ा कम है, मैंने पहले भी अनुरोध किया था कि कट टू कट जवाब अगर होगा तो लोग भी समझ पाएंगे, आपकी बातें भी समझ आएंगी। मैंने तो रख दिया, फिर ले लीजिए आप इनसे जवाब। मैं और समय देता हूँ, जगदीप जी, बिल्कुल समय देता हूँ, दोबारा से समय देता हूँ। अरुण जी जवाब दीजिएगा किस तरह से ये कह रहे हैं कि सवाल विकास का नहीं है, ये हो रहा है, ये होता है, हर सरकार में होता है। लेकिन आपकी जब सरकार 2014 में बनी पीडीपी के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो आपने सरकार बनाई, हालांकि कम ही समय यहां पर सरकार रही, उसके बाद आपकी सरकार को तोड़ना पड़ा, आपको सरकार से अलग होना पड़ा। लेकिन 2019 में केंद्र सरकार के नेतृत्व में जो धारा 370 पर काम हुआ, इसको हटाना या इसके कोई अंग को हटाना, क्या हम इसको मात्र ये बेसिक जो जगदीप जी कह रहे हैं कि ये होता है, हर सरकार में होता है, क्या हमें उसी दृष्टि से इस वक्त भी देखना चाहिए कि ठीक है हो रहा है, होने दो, ये हर सरकार का कर्तव्य बनता है? बिल्कुल सही कहा इन्होंने, हर साल सरकार का कर्तव्य होता है, शायद इनका नहीं था। और जब इनका नहीं था तो इन्होंने कुछ नहीं किया, और जब हमारी बारी आई तो इनको हर टोल टैक्स तक जो लगता है उसके ऊपर इनको चिंता होना शुरू होगी। चलिए, चिंता है तो अच्छी बात है, उसके ऊपर हमें जो है चिंता इनसे ज़्यादा है। लेकिन मैं जो कहना चाहूँगा कि पिछले 10 साल में 2014 से लेकर 2024 तक 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का जो है वो पीएम पैकेज में पैसा आया है। उसके ऊपर आपने हाईवेज की बात की है, उसके ऊपर आपने सर्कल रोड्स की बात की है, उस पर आपने एक्सप्रेस रोड्स की बात की है। दिल्ली कटरा जो रोड है जिसके ऊपर बन रहा है 40,000 करोड़ की बात कर रहे हैं हम। पीएम ग्रामीण सड़क जो है उसमें हम 10,000 किलोमीटर्स की बात कर रहे हैं, 6,304 करोड़ के हमने खर्चा है। मैं ऐसे तो आंकड़े बहुत हैं हमारे पास, लेकिन मैं जो कहना चाहूँगा कि अगर इनको लगता है कि हर सरकार का एक काम है तो 60 साल इनके पास सरकार थी, क्यों नहीं किया इन्होंने? अब क्योंकि अब हमारे पास 10 साल में हम आए हैं और 10 साल में हमने वो काम कर दिया है जो कोई भी सरकार जो है वो पिछले 60 साल में उसका 100% भी नहीं कर पाई। अगर हमने जिस तरह से आप इन 5 सालों को प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं आम लोगों के सामने, किस तरह से इन 5 सालों को हम अलग माने, हटकर माने, हम जो हमें दूर से देखें कि हाँ ठीक है ये 5 साल जो है बहुत बेहतर हैं, हालांकि जमीन पे हो भी रहा है। अब देखिए, आपको मालूम होगा जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में 332 प्रोजेक्ट जेएनके में आए हैं। मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ, 370 हटने के बाद। तो इन्वेस्टमेंट उसमें जो है 4,80,322 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। That कि if I'll have to confess something and I feel heartedly कि I should, तो I will go for that। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन देखिए 2 चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। आप पिछला लोकतांत्रिक इतिहास देख लीजिए, कांग्रेस कभी भी बहुमत में जम्मू कश्मीर के अंदर सत्तासीन नहीं हुई, ये सच है।
गुलाम नबी आजाद साहब का कार्यकाल कैसे भूमि आंदोलन की भेंट चढ़ा हमने देखा, लेकिन उनके कार्यकाल को आप एक नजर मारेंगे तो गुड गवर्नर से लेके वर्क कल्चर तक ठीक है। मेरा ये मेरा विषय भी नहीं है, ये मेरा विषय भी नहीं है, मेरा विषय है, आप ले आए तो मैंने बताया। मेरा विषय विकास को लेकर है, क्योंकि ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, समय भी कम है। अरुण जी जल्दी से जवाब, फिर आपके पास आऊंगा। मैं इनको याद कराना चाहूंगा कि जम्मू का जो एयरपोर्ट है वो आज का तो नहीं बना, बहुत साल से बना हुआ। इनको क्यों नहीं लगा कि जम्मू के एयरपोर्ट की एक्सपेंशन जरूरी है? करनी चाहिए थी इनको। और इनका ये कहना कि हम बहुमत में नहीं थे तो काम नहीं कर सके हम, ये कोई बात नहीं होती। सरकार का बहुमत में होना, सरकार का होना नहीं होना, सरकार का काम करने का एक तरीका होता है। सरकार का काम करने की एक आपको उस ढंग से काम करने पड़ते हैं, ताकि जब आपको ये मालूम है कि आप पब्लिक के अकाउंटेबल हो, जनता के अकाउंटेबल हो, तो आप काम करते हैं वैसा। आपको क्यों नहीं समझ आया कि आपको एयरपोर्ट की एक्सपेंशन चाहिए? आपको क्यों नहीं समझ आया कि जम्मू में एम्स चाहिए? आपको क्यों नहीं समझ आया कि आपको जम्मू में IIT चाहिए? आपको जम्मू के लोगों ने लड़के लिया है। आपको क्यों नहीं समझ आता कि जम्मू में IIM चाहिए? आपको क्यों नहीं समझ आता कि आपकी सरकार उन्हें तो नहीं दिया, उन्हें आपको क्यों नहीं समझ आता कि आपको सब कुछ चाहिए? और आपको मुझे लगता है कि आप भी उस क्रम में होंगे उस समय पे। आपको क्यों नहीं समझ आया कि जम्मू में मेडिकल कॉलेज चाहिए? आपको समझ आना चाहिए जम्मू में मेडिकल कॉलेज चाहिए, डॉक्टर्स की कमी है। 7 मेडिकल कॉलेज दिए हैं हमने आपको। जब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं आपको पता होना चाहिए हमने 15 नर्सिंग कॉलेजेस दिए हैं। अगर 15 नर्सिंग कॉलेज देने का मतलब क्या हुआ? वी आर एम्पावरिंग द यूथ। दिस यू शुड हैव थॉट, बट यू डिड नॉट थिंक फॉर 60-65 years. Now we are here just for few years. You have started questioning us toll tax. You started questioning us what you did. Sir, let me tell you, let me clarify to you once for all. Bhajpa does not believe in not working. Bhajpa means we have to work. And again I am repeating at the cost of repetition. Bharatiya Janata Party is a party which belongs to none as a family. We are all Karyakartas and we believe very firmly. अगर भारतीय की जनता ने हमें वोट दिया है, हमें चुना है, तो हम वो सब काम करेंगे जिस काम के लिए हमें चुना गया है। And that we are very sure about that. Would he be able to let me know if he had just created a eulogy and just trying to set an epitome कि we had done a commendable job? Will he be able to answer me about toll plazas, about their planning for property tax? Moreover, if we will talk about the employment ratio, we had seen in this UT, in fact, which was the state earlier. का आंकड़ा है, सुनिए परिस्थितियां ये है, पेपर लीक से लेकर उस ब्लैक लिस्टेड अकाउंटेबल हो, जनता के अकाउंटेबल हो, तो आप काम करते हैं वैसा। आपको क्यों नहीं समझ आया कि आपको एयरपोर्ट की एक्सपेंशन चाहिए? आपको क्यों नहीं समझ आया कि जम्मू में एम्स चाहिए? आपको क्यों नहीं समझ आया कि आपको जम्मू में IIT चाहिए? आपको जम्मू के लोगों ने लड़के लिया है। आपको क्यों नहीं समझ आता कि जम्मू में IIM चाहिए? आपको क्यों नहीं समझ आता कि आपकी सरकार उन्हें तो नहीं दिया, उन्हें आपको क्यों नहीं समझ आता कि आपको सब कुछ चाहिए? और आपको ये मुझे लगता है कि आप भी उस क्रम में होंगे उस समय पे। आपको क्यों नहीं समझ आया कि जम्मू में मेडिकल कॉलेज चाहिए? आपको समझ आना चाहिए जम्मू में मेडिकल कॉलेज चाहिए, डॉक्टर्स की कमी है। 7 मेडिकल कॉलेज दिए हैं हमने आपको। जब एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं आपको पता होना चाहिए हमने 15 नर्सिंग कॉलेजेस दिए हैं। अगर 15 नर्सिंग कॉलेज देने का मतलब क्या हुआ? जम्मू कश्मीर पे बहुत उपकार आपने बहुत अच्छा किया, आपने नींव रखी, आपने बहुत जम्मू कश्मीर पे बहुत उपकार किया, लेकिन नींव रखने के बाद कहाँ चले गए थे आप? क्यों भूल गए थे? नींव रख दी आपने, उसके बाद आप दिखे नहीं। नींव रखने के बाद आपको आना चाहिए था ना, क्योंकि नींव रखी थी आपके माननीय सीनियर लीडर ने, आपको आना चाहिए। आप कहाँ पे आप उलझ रहा है, आप उलझ के कहाँ रह गए? कहीं पे कोई किसी गली में रिपेयर नहीं हुई, आप वहां पे उलझ के रह गए। देश के तो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं और जम्मू कश्मीर के भी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। आपको शायद मालूम होगा सबको कि 30 साल जो मिलिटेंसी रही है जम्मू कश्मीर में, उसमें 30 साल में 3000 दिन हड़ताल रही है जम्मू कश्मीर में। कश्मीर की बात कर रहा हूं, और 3 साल का मतलब होता है 8 साल के करीब कश्मीर बंद रहा है। आप समझ सकते हैं कि 8 साल इनके रिजीम में रहा है, हमारे रिजीम में नहीं रहा। हमारे रिजीम में आने के बाद बंद होगी हड़ताल, बंद हो गए पत्थर, बंद हो गए। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं इसका, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि सरकार ललित जी काफी देर से एक सेकंड आई कंक्लूड। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि सरकार जब आती है तो सरकार को अपने दायित्व निभाने पड़ते हैं, और अगर सरकार दायित्व नहीं निभाती है तो लोग उनको बाहर बिठा देते हैं। ठीक है, ओके ललित जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपने बड़े धैर्य से दोनों की बातें सुनी है, अभी तक बड़े इत्मीनान से आपने बातें सुनी। माफी चाहूंगा, थोड़ा देर से आपको जवाब देने का मौका मिल रहा है, लेकिन विकास की असली परिभाषा क्या है
सब पार्टियां आती हैं, सरकारें आती हैं, जी हमने विकास किया, विकास के नाम पर वोट भी मांगे जाते हैं, लेकिन उसके तस्वीर क्या बदलती है या फिर वही की वही दिखाई जाती है, वही पिक्चर सब लोगों के सामने रखी जाती है। विकास की परिभाषा इन क्षेत्रों में जो विषय, जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं, उसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं जम्मू कश्मीर के दृष्टिकोण से? सर मैं अगर इंडस्ट्री की बात करूँ ना, जो हमको पॉपुलर गवर्नमेंट चाहिए, क्योंकि जब बीजेपी गवर्नमेंट पीडीपी के साथ यहाँ पे आई 2014 में, ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा माइक रखेगा, नजदीक, थोड़ा नजदीक रखेगा जी। उसके बाद हमारी इंडस्ट्री को जो बेनिफिट मिले, पर हमको सिर्फ एक रिसेंटमेंट है कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है मोस्टली सन ऑफ इसको रन कर रहे हैं। जब से हमारा गवर्नर रूल लगाई एलजी, हमारे जो इश्यूज हैं वो इश्यूज हमारे रिजॉल्व नहीं हो पा रहे, हमारे कुछ इंसेंटिव डिजॉल्व हो गए, क्योंकि दैट में भी हमने इसके लिए रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, पर हो सकता है कि वो प्रॉपर लेवल पे नहीं पहुंची। तो क्या जम्मू कश्मीर परिपक्व है अभी इन चीजों के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट या बाकी अन्य चीजें, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना, यहाँ पर इंडस्ट्रीज को खोलना, क्या जम्मू कश्मीर में ऐसे रिसोर्सेज हैं? आपने पहले कहा था कि बिजली की कमी यहाँ पर है, तो ये कैसे संभव हो पाएगा, कैसे इसको निरंतर आगे चलाया जा सकता है? सर बिजली के इंडस्ट्रियल एरिया के लिए इन्होंने एडुकेट फंडिंग तो कर दी है, पर देखो इंडस्ट्रियल एरिया को 2014 से पहले यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप नहीं किए गए। मैं बताऊं, क्योंकि एक इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने के लिए कम से कम 5 साल लगते हैं। सर वजह क्या रही कि 2014 से पहले हम इन चीजों से दूर रहे? ऐसा जी उस टाइम क्या कि मैं बताता हूँ कि इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। अगर किसी भी स्टेट में देखो, आज एमएसएमई सेक्टर पूरी कंट्री में 12 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। मेरे को एक चीज समझ नहीं आई कि हमारी स्टेट में पिछले 70 साल में हमको क्यों कोई मदर इंडस्ट्री नहीं दी गई। यहाँ मदर इंडस्ट्री क्या होती है? बड़ी, कोई फर्टिलाइजर प्लांट, कोई डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट, कोई रिफाइनरी। हमने पिछले 20-25 साल, मैं 20 साल से अपनी एसोसिएशंस को हेड कर रहा हूँ, हमने हर फोरम पे 20 साल से इनको हम रिक्वेस्ट करते रहे कि हम मदर इंडस्ट्री दो, पर आज तक मदर इंडस्ट्री नहीं मिली हमको। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जब अगर हमारी बीजेपी की पॉपुलर गवर्नमेंट आ रही है तो हमारे 2 मुद्दे होंगे जो इन्होंने इमीडिएट रिजॉल्व करने हैं। एक तो यहाँ पे मदर इंडस्ट्री लाई है, एक हमारे जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में 4 से 5 लाख लोग काम कर रहे हैं, इंसेंटिव डिल्यूट हो गए हैं, हमारे इंसेंटिव्स को एट बार लाइए, क्योंकि नई इंडस्ट्री आ जाएगी, पुराने इंसेंटिव डिल्यूट हो जाएंगे, वो बंद हो जाएंगे। तो यही 2 मुद्दे हैं कि इंडस्ट्री, जितनी यहाँ इंडस्ट्री डेवलप होगी उतनी प्राइवेट जॉब की यहाँ पे क्रिएशन होगी। ओके अरुण जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा क्योंकि समय थोड़ा कम है। अगर सरकार आती है, आपकी सरकार बनती है जम्मू कश्मीर के अंदर, आप कह रहे हैं कि बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो पॉलिटिकल चेंज हो, डेवलपमेंटल चेंज हो, 2 बातें इन्होंने कही। क्या हम बड़े स्तर पर अगर आपकी सरकार बनती है तो इस क्षेत्र में और बदलाव देख सकते हैं? एक नई दिशा और दशा आपकी सरकार तय करेगी ताकि युवाओं को रोजगार मिले? दिशा और दशा आपकी सरकार तय करेगी ताकि युवाओं को रोजगार मिले? सरकार आती नहीं, सरकार आएगी। और एक बात बिल्कुल साफ है कि हम जिस भी सोसाइटी के जितने भी सारे वो सेगमेंट्स हैं जहां पे फोकस की जरूरत है, वहां पे हमारा फोकस बहुत क्लियर है। इंडस्ट्री इज वन ऑफ द सेगमेंट्स, ट्रेड इज ऑल्सो वन ऑफ द सेगमेंट्स। और आपको ये भी मानना होगा कि जब डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट 2 किस्म की होती है। एक डेवलपमेंट होती है जो आपको दिखती है बाहर, एक डेवलपमेंट वो होती है जो आपको दिखती नहीं है, जिसको इनटेंजिबल डेवलपमेंट कहते हैं, और एक टेंजिबल डेवलपमेंट है। पार्टी जो है बहुत सीरियस है इसके ऊपर कि टेंजिबल एंड इनटेंजिबल डेवलपमेंट दोनों होनी चाहिए। और जब मैं इनटेंजिबल की बात करता हूं, जहां पे भी इकोनॉमी ग्रो करती है, जैसे आज हम कह रहे हैं कि हम एक 5 टॉप इकोनॉमी में आ रहे हैं, ठीक है, हम 3rd इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। आपको मालूम है जब हम 3rd इकोनॉमी की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब कि जीडीपी जो है कंट्री का ग्रो करता है। ठीक है। अब जब जीडीपी ग्रो करता है तो उसके साथ साथ बाकी सिस्टम भी ग्रो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर इज बिकमिंग एज ए गुड वेडिंग डेस्टिनेशन, जम्मू कश्मीर इज बिकमिंग हॉर्टिकल्चर टूरिज्म, जम्मू कश्मीर इज बिकमिंग ऑल रिलीजियस टूरिज्म। सो ये इंटेंजिबल थिंग्स हैं जो एक गवर्नमेंट के साथ आते हैं। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं, समय की बहुत किल्लत है, माफी चाहूंगा मैं आपसे। मैं आपके पास आऊंगा जगदीप जी। इन्होंने कहा कि सरकार बन रही है,
बस कुछ समय बाकी है, सरकार हमारी बन रही है और नई सरकार बनते ही हम इस कामकाज को ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे, आगे धार देंगे। शीतल जी, मैं भी नक्सल में क्योंकि आप कंक्लूड करने जा रहे हैं, हाँ, इनको ये एक मुगलाता हो सकता है क्योंकि अब जमात इस्लामी से लेके शेख इंजीनियर रशीद तक हर जोड़ तोड़ किया गया है, तो ये कैसे सरकार बनाते हैं ये ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। लेकिन मैं एक चीज़ कहकर अपनी बात पूरी करूँगा। इस पूरी चर्चा में मेरा जो पिवटल पॉइंट था वो था कामगार, वो था श्रमिक, जिसे 12 घंटे हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद 8 से 10 हजार रुपया मिलता है। ठीक है। यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, अपनी डिमांड्स, अपनी जरूरतें बताते हैं, ठीक है, ठीक है, होनी चाहिए, लेकिन उनका क्या है उस पर जो है वो बात होनी चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है, समय मेरे पास कम है, समय की कमी है, माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ। अरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया, जगदीप भी शुक्रिया, धन्यवाद। ललित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए थे जिन्होंने कहा कि कुछ तो कह रहे हैं कि अपनी सरकार में काम हुए हैं, पिछले 2014 के बाद इस सरकार में निरंतर काम हुए हैं, खास तौर पर इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, या फिर जो बाकी बेसिक डेवलपमेंट होती है, बुनियादी एक विकास होता है जिससे हम लोगों को फायदा होता है, जिससे गरीब लोगों को फायदा होता है, दूर दराज के लोगों को फायदा है। तो फिलहाल अच्छे से बखूबी से इन्होंने अपने अपने स्तर पर जवाब दिए हैं। आप इस तरह से इस संस्करण को आगे देखते रहिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।